प्रशिक्षण क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को एकदम बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आप सबको पता है कि जो एनटीपीसी ग्रेजुएशन पोस्ट के लिए एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, जिसका एग्ज़ाम 5 जून 2025 से लेकर आज 23 जून 2025 तक टोटल 15 दिन चलने वाला है। तो आपके पास जो लिमिटेड समय बचा है, इस समय में आप इस समय क्या करें? तो इस समय में आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए आपके पास जो मौका है उसमें आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं। यानी कि आपका जितने भी सब्जेक्ट हैं आप उनका बहुत ही जल्दी उनका रिवीजन करिए। उसके बाद कुछ टेस्ट सीरीज हैं, आप टेस्ट सीरीज लगाइए। तो इसी सीरीज में हम आपके लिए क्विक रिवीजन सीरीज लेके आए हैं ताकि आपका जो सिलेबस है एनटीपीसी का, जो सिलेबस है सीबीटी 1 का, ताकि आपका एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई हो जाए। तो हमने एक क्विक रिवीजन सीरीज चलाई है जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट एकदम सिस्टमेटिक वे में आपको बहुत जल्दी कवर कराए जाएंगे। इसी सीरीज में जो हम आज आप देख रहे हैं कि भारतीय संविधान क्विक रिवीजन सीरीज, यानी कि इस रिवीजन सीरीज में हम जानेंगे कि अब तक के जो एनटीपीसी में भारतीय संविधान से जो क्वेश्चंस आए हैं वो किस तरीके के आए हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस अब तक देखने को मिले हैं, आगे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उसके साथ कुछ कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बताऊंगा, वो आपको बस ध्यान से सुनते जाना है, क्योंकि आपको मैं विस्तार से समझाऊं इतना इस समय नहीं बचा है। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं 15 से 20 दिन बचे हैं आपके पास, तो इसमें आप क्या ही करेंगे। तो बस आप ध्यान से सुनते रहिए चीज़ों को, जो आपको नहीं पता उन सारी चीज़ों को नोट करते रहिए। तो हम एकदम विस्तार से जानेंगे कि स्टार्टिंग से जो संविधान का है, संविधान को स्टार्टिंग से एंड तक पढ़ेंगे। मात्र 1 से 2 वीडियो में आपको पूरा संविधान एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा एकदम। और ये भी समझ में आएगा कैसे क्वेश्चन आगे बन सकते हैं। और मैं ये भी बताऊँगा ये क्वेश्चन कब आया था, कौन सी ईयर में आया था और कैसे क्वेश्चन बनता है। तो बस आप ध्यान से देखते रहिए हमारे वीडियो को, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि आपको जो सीबीटी 1 में जीएस के 40 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको 40 क्वेश्चन में से 40 कैसे लाना है वो आप देखते रहिए बस, ठीक है। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन हमारा, किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को किसको ये कह रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा एक्ट था जिसने बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया था। ये क्वेश्चन ऐसा है कि ये वनडे एग्जाम से लेके आईएएस एग्जाम तक पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा एक्ट था जिसने बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है और नोट कर लेना कि कौन थे ऐसे पहले गवर्नर जनरल। तो जो एक्ट था कि इसके ऑप्शन देखिए आप, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, या फिर 1858 का भारत शासन अधिनियम। मैं बताता हूँ आपको, जब ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में स्थापना हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, जिसको महारानी एलिजाबेथ का चार्टर प्राप्त था कि भारत में व्यापार करने का एक अधिकार इनको मिला हुआ था। इसकी वजह 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, तो ये अपने कंपनी को रेगुलेट करने के लिए पहला एक्ट पारित करती है, जिसका नाम होता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कंपनी के द्वारा पारित किया गया पहला एक्ट था इंडिया में। तो कौन सा एक्ट था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के माध्यम से क्या करा कि जो बंगाल का जो गवर्नर हुआ करता था अब तक, ये बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया था। किस एक्ट के माध्यम से? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से जो बंगाल का गवर्नर था वो बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो आपको याद रखना है किस एक्ट के माध्यम से? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से जो बंगाल के गवर्नर थे इसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया था। तो ऐसे पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो उनका नाम है वॉरेन हेस्टिंग। ये आपको याद रखना है, क्योंकि अभी एक्ट पूछा गया था कि आपसे पूछ सकता है कि ऐसे कौन से पहले गवर्नर जनरल थे। तो कौन थे ऐसे पहले गवर्नर जनरल? वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। किस एक्ट के द्वारा बने थे? तो ये बने थे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। और कंपनी द्वारा पहला पारित किया गया कौन सा एक्ट था? वो भी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। पहली इसकी बात ये हुई। दूसरी इसकी मूल बात ये है कि 1774 में, आपको ये भी बहुत इंपोर्टेंट फैक्ट है कि 1774 में, कब? 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई।
1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। किसकी? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसमें क्या है, एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। कितने? एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। जो इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था एलिजा इम्पे। क्या नाम था? एलिजा इम्पे उनका नाम था। कौन थे इसके पहले मुख्य न्यायाधीश? तो वो थे एलिजा इम्पे। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। और 3 इसके साथ अन्य न्यायाधीश थे। तो 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो जाती है, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे। और कंपनी द्वारा पहला पारित किया गया कौन सा एक्ट? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ही क्या हुआ था, जो बंगाल का गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया था। और ऐसे पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे वॉरेन हेस्टिंग। तो ये सब पॉइंट आपको याद रखने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के। इसके बाद कुछ चीजें आपको 1813 के चार्टर एक्ट की याद रखनी है, जो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। जैसे जैसे अभी तक कंपनी रूल कर रही थी, अपना सिर्फ कंपनी ही रूल कर रही थी ईस्ट इंडिया पर। तो अब क्या हुआ 1813 में कि कंपनी का जो एकाधिकार बना हुआ था वो एकाधिकार खत्म हो जाता है। सिर्फ चाय और चीन के साथ व्यापार करेगी कंपनी। क्या है कि कंपनी का जो एकाधिकार बना हुआ था वो खत्म हो जाता है, लेकिन चाय और चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार अभी भी कंपनी का बना हुआ है। लेकिन बाकी का व्यापार सभी ब्रिटिश के लिए खोल दिया गया था। तो एक इसकी इंपोर्टेंट बात ये थी कि जो कंपनी का एकाधिकार था वो समाप्त हो गया, लेकिन चाय और चीन के साथ व्यापार अभी भी बना हुआ था। दूसरी इसकी मुख्य बात यह है कि पहली बार शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया प्रदान किया गया था भारत के लिए। पहली बार किस एक्ट के माध्यम से? तो 1813 चार्टर एक्ट के माध्यम से। कितना? 1 लाख रुपया शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया प्रदान किया गया था 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। तो आपको ये 2 बात याद रखनी है कि कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया था और चाय और चीन के साथ अभी भी व्यापार बना हुआ था 1813 तक। दूसरी इसकी बात यह है कि शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था। इसकी तीसरी बात ये लिखनी है 1813 की तीसरी बात, कि जो ईसाई मिशनरीज थी उनको भारत में आने का मौका मिला था 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। तो ये थी इसकी 3 मूल बातें जो आपको याद रखनी चाहिए। किसी भी एग्जाम में या किसी भी शिफ्ट में आपके एनटीपीसी में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। तो तीनों बातें आपको एकदम अच्छे से याद रखनी है। इसके बाद देखिए 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 के चार्टर अधिनियम की कुछ मुख्य बातें वो भी आप नोट कर लीजिए। जैसे 1833 में आपने अभी मैंने बताया आपके लिए, जो 1813 में चार्टर एक्ट था जिसमें कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया था, लेकिन चाय और चीनी के साथ कंपनी का एकाधिकार अभी भी बना हुआ था। 1813 तक आते आते ये एकाधिकार भी समाप्त हो गया था, यानी कि चाय और चीनी के साथ भी व्यापार का एकाधिकार समाप्त हो गया था। अब पूरा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया में आके क्या है, व्यापार कर सकता है। तो जो अभी व्यापार बना हुआ था चाय और चीनी के साथ, 1833 में वो व्यापार भी खत्म हो जाता। तो ये इसकी एक इंपोर्टेंट बात थी जो आपको याद रखनी है। दूसरी इसकी इंपोर्टेंट बात क्या है? पहली तो नोट कर लिए, दूसरी नोट करिए। दूसरी इसकी इंपोर्टेंट बात ये है कि जो अभी बंगाल का गवर्नर जनरल था, जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से बनाया था, जो बंगाल का गवर्नर जनरल अब क्या है, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। किस एक्ट के माध्यम से? तो वो एक्ट था कौन सा? 1833 का चार्टर अधिनियम। क्या था इसमें? जो बंगाल का गवर्नर जनरल था इसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया था। तो ऐसे पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे वॉरेन हेस्टिंग। ये आपको कॉपी पर नोट कर लीजिए, आपको याद रखना है कौन थे ऐसे पहले गवर्नर जनरल। तो वॉरेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिंग ऐसे भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। किस एक्ट के माध्यम से? तो 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। तो ये आपको सारी चीजें क्लियर हो गई। 1833 की जो मुख्य बातें वो क्लियर हो गई, 1833 की, 1873 की। इसके बाद आता है 1858, जब जो कंपनी ने ब्रिटिश जो थे गवर्नमेंट, उसने 2 तरीके से रूल किया था। जब 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो उन्होंने रूल का शासन ये था कि 1773 से 1858 तक रहता है कंपनी का शासन। कब से कब तक कंपनी का शासन कब से कब तक रहता है? आपको नोट रखना है कि कंपनी का शासन ये रहता है 1773 से 1858। उसके बाद आता है ताज का शासन।
ताज का शासन चलता है 1858 से 1947 तक। 1947 तक। तो कंपनी ने दो तरीके से रूल किया था। कंपनी के शासन 1773 से 1858 तक, जब 1857 में एक महान क्रांति होती है, जैसे 1857 क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो उसके बाद से क्या है, कंपनी का जो शासन चल रहा था वो खत्म हो गया था। अब जो शासन करेगी वो ब्रिटिश सरकार सीधा इंडिया पर रूल करेगी। तो उस तरीके से रूल शुरू हो गया था, जिसे हम क्राउन का शासन या फिर ताज का शासन के नाम से जानते हैं। तो ये कब से कब तक चलता है, तो ये चलता है 1858 से 1947 तक। तो ये आपको याद रखना है कि कंपनी का शासन 1773 से 1858 और 1858 से 1947 तक ताज का शासन या फिर क्राउन का शासन, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अब सीधा इंडिया पर रूल करेगी। तो ये हुआ था 1858 में। 1858 में जो भारत का गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक थे। अब क्या है कि भारत के गवर्नर जनरल को क्या है, भारत का वायसराय बना दिया था। किस एक्ट के माध्यम से, तो 1858 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से। जो भारत के गवर्नर जनरल थे उन्हें भारत का वायसराय बना दिया गया था। तो ऐसे पहले वायसराय कौन थे, भारत के पहले वायसराय कौन बनते हैं, लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बनते हैं। तो आपको ये जो इंपोर्टेंट चीजें मैंने बताई हैं, ये आपकी हर शिफ्ट में कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से आपको जरूर देखने को मिलेगा, अगर आपने बातें अच्छे सुनी है, अगर कॉपी पे आपने नोट करी है। तो ये था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको जानना चाहिए। ठीक है, सारे एक्ट जो भी इंपोर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए। इसके बाद देखिए कि भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्र ध्वज को कब अपनाया था। क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान सभा ने जो हमारा राष्ट्र ध्वज है, नेशनल फ्लैग है, इसको कब अपनाया था। आपसे डेट पूछे कि वो कौन सी तारीख थी। ऑप्शन देखिए, 22 जुलाई 1947, 22 जनवरी 1948, 22 अगस्त 1947 या फिर 22 अक्टूबर 1945। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ, हमने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 22 जुलाई 1947। यानी कि आपसे कुछ इंपोर्टेंट डेट्स होती हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो कुछ इंपोर्टेंट डेट आप लिख लीजिए, जैसे क्या हुआ 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को कुछ इंपोर्टेंट चीज हुई थी, जैसे राष्ट्रीय गीत को अपनाया था। क्या है, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया। दूसरा क्या हुआ, राष्ट्रीय गान को अपनाया। पहला काम राष्ट्रीय गीत को अपनाया, दूसरा राष्ट्रीय गान को, तीसरा क्या हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में बनाया गया। तो इसमें 3 काम हुए थे। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत अपनाया, राष्ट्रगान को, और भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब बने थे, 24 जनवरी 1950 को। तो ये कुछ इंपोर्टेंट डेट थी जो आपको याद रखनी है। अब कुछ डेट लिख लीजिए, जैसे एक डेट आती है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ, हमने संविधान को अंगीकृत, यानी संविधान कब अंगीकृत हुआ था। एक तो है कि संविधान कब लागू हुआ, एक डेट आती है संविधान कब अंगीकृत हुआ। तो 26 नवंबर 1949 को क्या है, संविधान अंगीकृत हुआ। और दूसरी डेट आती है 26 जनवरी 1950। इस दिन क्या हुआ, इस दिन संविधान लागू हुआ था पूर्ण रूप से। संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। और संविधान की जो डेट आती है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान कब अंगीकृत किया गया था, तो कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत हुआ था। और संविधान कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। तो ये डेट आपको याद रखनी है। दूसरा क्या है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो आपसे जो इंपोर्टेंट डेट है ये भी पूछी जाती है कि जो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो पहली बैठक संविधान की कब होती है, तो ये होती है 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। अब बताइए संविधान सभा की अंतिम बैठक कब होती है। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक कब होती है, तो ये होती है 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को। तो ये कुछ इंपोर्टेंट डेट हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं।
कितनी इंपोर्टेंट आपको मैंने ये डेट लिखा दी कि पहली मीटिंग कब हुई और लास्ट मीटिंग कब हुई। मुझे बताइए कि जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी तो इस बैठक के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो इसके अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि संविधान सभा के 9 दिसंबर 1946 को जब पहली बैठक हुई थी तो इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। फिर इसके बाद दूसरी बैठक होती है जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है, और जब तक संविधान सभा का कार्य पूरा नहीं हो जाता यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष रहते हैं। तो आपको दो चीज याद रखनी है, पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद 13 दिसंबर 1940 को बैठक होती है जिसमें जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। आपसे पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? तो किसके द्वारा पेश किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। आपसे डेट पूछा जाता है कब पेश किया गया था? तो 13 दिसंबर 1940 को यह पेश किया गया था। तो ये भी जो फैक्ट थे वो आपको मैंने लिखवा दिए। इसके आगे देखिए क्वेश्चन कि ब्रिटिश सरकार भारत को स्वतंत्र करने के लिए कब सहमत हुई थी? जो ब्रिटिश सरकार थी भारत को स्वतंत्र करने के लिए कब सहमत हुई थी? ऑप्शन देखिए 1944, 1945, 1946 और 1947। तो कब सहमत हुई थी? 1947 इसका सही आंसर हो जाएगा कि 1947 में भारत, जो ब्रिटिश सरकार थी, भारत को आजाद करने के लिए सहमत हुई थी 1947 में। इसके आगे देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1935 का जब एक्ट आया था तो इसमें संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन देखिए 1935 में, 1936 में, 1937 और 1940 में। जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था ये बहुत ही इंपोर्टेंट था, क्योंकि हमारा जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, तो उससे पहले कौन सा संविधान था हमारे पास? तो यही था 1935 का भारत शासन अधिनियम, जिसमें रूल ऑफ और रेगुलेशंस लिखे हुए थे। तो इसी के माध्यम से हमारा शासन चल रहा था। तो जैसे संविधान जो हमारा 26 जनवरी 1950 को संविधान जब लागू हुआ था तो उसने किस एक्ट को रिप्लेस किया था? आपसे ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जब संविधान हमारा लागू हुआ था तो उसने किस एक्ट को रिप्लेस किया था? तो किसको रिप्लेस किया था? तो 1935 के इस चार्टर भारत शासन अधिनियम को रिप्लेस किया था। ये कई बार आपसे एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको याद रखना है जब संविधान हमारा लागू हुआ तो उसने किसको रिप्लेस किया? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम को रिप्लेस किया। इसमें आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें कितनी धाराएं और कितनी अनुसूचियां थी, वो भी लिख लीजिए। इसमें क्या है कि 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियां थी। ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियां थी। आपके कई बार एग्जाम में पूछा गया था इसमें कितनी धारा और कितनी अनुसूचियां थी। तो कितनी धारा और कितनी अनुसूचियां थी? 321 धारा और 10 अनुसूचियां। अब इसके द्वारा 1935 के एक्ट के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना कब होती है? तो संघीय न्यायालय की स्थापना होती है 1937 में। आपको ये भी याद रखना है कि संघीय न्यायालय की स्थापना कब होती है? तो 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना होती है। किस एक्ट के माध्यम से? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से स्थापना होती है। और यही संघीय न्यायालय 24 जनवरी 1950 को क्या बनता है? इंडिया का सुप्रीम कोर्ट। यही आगे आगे सुप्रीम कोर्ट बनता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि संविधान सभा की 389 सीटों में से कितनी सीटें ब्रिटिश भारत के लिए निर्धारित की गई थी? जो कैबिनेट मिशन आया था 1940 में, उसने 389 सीटें डिक्लेयर करी थी। कितनी? 389 सीटें। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से कितनी सीटें ब्रिटिश भारत के लिए थी। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितनी सीटें देशी रियासतों के लिए निर्धारित की गई थी। इसके बाद जब चुनाव का रिजल्ट आया था, रिजल्ट आया था, उसमें से इंडियन नेशनल कांग्रेस को कितनी सीटें मिली, है ना, और मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो वो भी आप लिख लीजिए कि जब कैबिनेट मिशन आया तो उसने कुल 389 सीटें डिक्लेयर करी थी। इन 389 सीटों में से 389 में से 296 सीटें क्या थी? ये थी ब्रिटिश भारत से। 296 सीटें थी ब्रिटिश भारत से और 93 सीटें थी देशी रियासतों से। ये आपको ध्यान रखना है। कितनी थी? 93 देशी रियासतों से। और ब्रिटिश इंडिया से कितनी थी?
तो वो थी 296 सीटें। अब 296 सीटें भी दो भागों में बटी हुई थी। जैसे 292 सीटें थे जो थी यहाँ ब्रिटिश गवर्नर रूल कर रहे थे, और जो 4 सीटें थी वो थी मुख्य आयुक्त प्रांतों से, जो कमिश्नरी प्रांत से, तो वो वहां थी 4 सीटें। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है, जिनमें से 296 में से 292 सीटें थी जहां ब्रिटिश गवर्नर रूल कर रहे थे, और 4 थी मुख्य आयुक्त के प्रांतों से। तो ये 4 मुख्य आयुक्त प्रांत से पूछे जाते हैं कि वो कौन कौन से 4 मुख्य आयुक्त प्रांत थे, जिसमें आप याद रखते हैं ABCD के, आप इस तरीके से याद रखते हैं, ए से अजमेर, बी से बलूचिस्तान, सी से कुर्ग, और डी से दिल्ली। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वो 4 मुख्य आयुक्त प्रांत कौन कौन से थे, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। ठीक है, तो इस तरीके से ये सीटें बटी हुई थी। जब चुनाव का रिजल्ट आता है तो इसमें क्या है, 208 सीटें किसको मिलती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिलती हैं, जिसमें से 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिलती हैं, और अदर 15 सीटें जो अन्य पार्टी थी उनको मिलती हैं। तो आपको ध्यान रखना है, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली थी, 208 सीटें कांग्रेस को मिली थी। तो ये आपको नोट करके चलना है। तो इस तरीके से सीटों का निर्धारण हुआ था। इसके बाद जो सीटों का निर्धारण हुआ था कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट निर्धारित की गई थी। आपको ये भी ध्यान रखना है कि कितनी सीटों, मतलब कितनी जनसंख्या पर एक सीट निर्धारित थी, तो 10 लाख लोगों की भीड़ पर एक सीट निर्धारित की गई थी। इसके बाद देखिए कि मूल संविधान का हिंदी संस्करण किसने हस्तलिखित किया था। जो हमारा मूल संविधान है उसको हिंदी संस्करण उसका किसने लिखा था, संविधान को हिंदी में किसने लिखा था। इसके ऑप्शन देखिए, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, नंदलाल बोस, वसंत कृष्ण वैद्य या LN मुखर्जी। तो जो हिंदी में संस्करण किसने करा था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वसंत कृष्ण वैद्य। आपको ध्यान रखना है कि जो संविधान हमारा, इसे हिंदी में किसने लिखा था, तो इसका सही आंसर है वसंत कृष्ण वैद्य ने इसको हिंदी में लिखा था। इसके बाद आता है कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, कई बार पूछा गया है वनडे एग्जाम में, कि जो संविधान ऐसे किसने लिखा था, संविधान अपने हाथों से किसने लिखा था। तो वो इसका सही आंसर होता है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। कि संविधान को किसने लिखा था, इन्होंने लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इटालियन शैली में संविधान को हस्तलिखित किया था, अपने हाथों से लिखा था। किसने अपने हाथों से संविधान को किसने लिखा था, तो वो थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। किस शैली में लिखा था, तो इन्होंने इटालियन शैली में यह संविधान लिखा था। इसके बाद हिंदी संस्करण किसने लिखा था, तो वो थे वसंत कृष्ण वैद्य। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो संविधान है जब बना था तो इसकी पेजों की डिजाइन, संविधान के पेज जहां लिखा था उसकी डिजाइन किसने करी थी, तो उसका डिजाइन करा था नंदलाल बोस ने। डिजाइन किसने करी थी, तो डिजाइन करी थी नंदलाल बोस ने, हमारे संविधान की जो पेजों की डिजाइन करी थी। तो तीनों क्वेश्चन आपको याद रखने कि संविधान किसने लिखा, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था, और इसका हिंदी में संस्करण किसने लिखा, वसंत कृष्ण वैद्य ने लिखा, और इसकी जो पेजों की डिजाइन थी वो किसने करी थी, तो वो करी थी नंदलाल बोस ने। तो आपको ये तीनों क्वेश्चन याद रखने हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे की भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची दल बदल निरोधक अधिनियम एंटी डिफेक्शन एक्ट से संबंधित प्रावधानों को शामिल करती है। जो दल बदल कानून प्रावधान है ये हमारे संविधान की किस अनुसूचियां में है, मुझे बताइए। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो जो हमारे भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। क्या 12 अनुसूचियां पहले जब मूल संविधान था 26 जनवरी 1950 को जो हमारा मूल संविधान लागू हुआ था, क्या उसमें भी हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां थी, तो नहीं। जो हमारा मूल संविधान था उसमें टोटल कितनी थी, 8 अनुसूचियां थी। मूल संविधान में कितनी थी, मूल संविधान में थी 8 अनुसूचियां। इसके बाद जो वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में है 12 अनुसूचियां। वर्तमान में कितनी है, 12 अनुसूचियां आपको याद रखनी है। अब इसमें से पूछा गया है कि जो दल बदल निरोधक अधिनियम है ये किस अनुसूची में आता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची। जो दल बदल अधिनियम है ये किस में है,
ये है अनुसूची नंबर 10 में, ये आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो टोटल 12। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में थी टोटल 8 अनुसूचियां। इसके बाद देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत क्या है। जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा गया है उसमें पूछा गया कि भारत क्या है। ऑप्शन देखिए, राज्यों का समूह, राज्यों का संघ, राज्यों का परिसंघ या एकात्मक राज्य। तो किस तरीके से हमारे संविधान में अनुच्छेद 1 में अब भारत को कैसे वर्णित किया गया है? तो इसको वर्णित किया गया है राज्यों का संघ। भारत क्या होगा? एक राज्यों का संघ। कहाँ लिखा है? हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा है। ठीक है, कि संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है कि भारत क्या होगा? एक राज्यों का संघ होगा। तो किसमें? अनुच्छेद 1 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन आता है कि राज्यों के पुनर्गठन आयोग 1956 द्वारा कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग, मुझे बताइए राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम किस संविधान संशोधन से हुआ था? तो ये था 7वां संविधान संशोधन 1956 में। जब ये राज्य पुनर्गठन आयोग बना था तो उसमें कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? तो इसका सही आंसर क्या है? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। आपको याद रखना है कितने? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा। दूसरा, 7वें संविधान संशोधन में यह भी प्रावधान किया गया था कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, यानी हाई कोर्ट होगा। किस अनुच्छेद संविधान संशोधन से हुआ था? ये 7वें संविधान संशोधन से क्या प्रावधान जुड़ा था कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट या फिर उच्च न्यायालय का प्रावधान किया जा सकता है। किस संविधान संशोधन से हुआ था? तो ये भी 7वें संविधान संशोधन से हुआ था। आपको ये भी चीज याद रखनी है। इसके बाद देखिए, भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से संबंधित है? बताइए कि जो भारत के संविधान में है प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22। बताइए कि जो प्रेस की स्वतंत्रता कहाँ पर आती है? ये हमारे मूल अधिकारों में आती है। हमारे मूल अधिकार का संविधान में, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णन किया गया है। मूल अधिकार कहाँ से कहाँ तक वर्णन है? संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका वर्णन किया गया है। मुझे नागरिकता का वर्णन कहां से कहां तक किया गया है? संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का वर्णन किया गया है। इसके बाद भाग 3 में क्या है? मूल अधिकारों का वर्णन है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका वर्णन किया गया है। तो आपसे पूछा है कि प्रेस की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रेस की स्वतंत्रता हमारे अनुच्छेद 19 में वर्णित है। अनुच्छेद 19 में क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि आपको बोलने की और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक है, तो किस में है ये? हमारे संविधान के अनुच्छेद में, और अनुच्छेद 19 में ही क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता का भी वर्णन अनुच्छेद 19 में ही आता है। इसके बाद अनुच्छेद 19 में कुछ और प्रकार की 6 प्रकार की और भी स्वतंत्रता दी गई है, जैसे शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का अधिकार, बोलने का अधिकार, कहीं भी घूमने का अधिकार, कहीं भी बस जाने का अधिकार और कुछ भी व्यवसाय करने का अधिकार हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 में ही वर्णित की गई है। कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 में वर्णित की गई है। तो ये आपको चीजें याद रखनी है। इसके बाद देखिए कि भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना शामिल है। संविधान की प्रस्तावना में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मूल कर्तव्यों में या नवम अनुसूची में, यानी या फिर 9वीं अनुसूची में जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात हमारे किस इनमें से किस में की गई है? प्रस्तावना में, डीपीएसपी में या 9वीं अनुसूची में या फिर मूल कर्तव्यों में? तो अभी मैंने बताया आपको संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 क्या है? हमारे मूल कर्तव्य डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी का वर्णन किया गया है। कितने? 36 से 51 तक। तो 36 से 51 तक किसमें? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। जब आप आर्टिकल 51 पढ़ोगे, आर्टिकल 51, तो इसमें क्या वर्णन किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात की गई है हमारे संविधान के 51 में। आर्टिकल 51 में किसकी बात की गई है? कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात की गई है। तो ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत ये आता है। इसके बाद देखिए
कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं। आपसे ये भी कई बार पूछा जाता है, जैसे हमारा संविधान जब बना था तो हमने 60 से अधिक देशों के संविधान को पढ़कर हमने अपने संविधान को बनाया कि किस संविधान में जो जो अच्छी चीजें थी हमने उन्हें अडॉप्ट किया। तो अभी वही पूछा है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इनको हमने किस संविधान से लिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखिए पहले, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड या फिर जापान। तो जो हमने नीति निर्देशक तत्वों को कहां से लिया गया है, तो ये हमने लिया है आयरलैंड से। आपको एकदम अच्छे से याद रखना है, ये कई बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और आगे आने वाली जो आपकी शिफ्ट होंगी 5 जून से जो आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे, जरूर यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आयरलैंड से क्या लिया गया है। तो वो लिया गया है डीपीएसपी, या ये पूछ सकता है कि डीपीएसपी हमने कहां से लिए गए हैं, तो वो लिए गए हैं हाँ आयरलैंड से। किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बाद आगे देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। तो बताइए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो 36 से 51 तक वर्णन किया गया है इसमें से क्या शामिल है। ऑप्शन पढ़िए, समान नागरिक संहिता, प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता या कानून के समक्ष समता। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, समान नागरिक संहिता। क्या है, समान नागरिक संहिता। जब आप आर्टिकल 44 पढ़ोगे तो इसमें आपको क्या मिलेगा, समान नागरिक संहिता का प्रावधान। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अनुच्छेद 44 में, संविधान के अनुच्छेद 44 में क्या चीज वर्णित है, तो इसमें क्या है, समान नागरिक संहिता। आपसे एक और क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा जा सकता है कि वर्तमान में ऐसा कौन सा राज्य है जिसने समान नागरिक संहिता अपने राज्य में लागू करी है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि उत्तराखंड ऐसा राज्य है जिसने हाल ही में क्या है, समान नागरिक संहिता अपने राज्य में लागू करी है। तो आपसे 100% पूछे जाने वाले क्वेश्चन है आर्टिकल 44 से। तो ऐसा कौन सा राज्य था, तो उत्तराखंड ऐसा राज्य है जिसने समान नागरिक संहिता लागू करी है। मुझे बताइए पहला ऐसा कौन सा राज्य जिसमें समान नागरिक संहिता लागू की थी, तो वो था गोवा। और दूसरा राज्य कौन सा बना है, तो ये बना है उत्तराखंड। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट याद रखना है कि वर्तमान में कौन सा राज्य बना है समान नागरिक संहिता लागू करने वाला, तो वो है उत्तराखंड। इसके आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था। जो हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया, क्योंकि जो हमारा बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन था या फिर मूल संविधान था उसमें मूल कर्तव्यों का वर्णन नहीं किया गया था। यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से, किसकी से, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारे संविधान में मूल कर्तव्यों को ऐड किया गया था। तो टोटल जब सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से 42वें संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से, तो टोटल इसमें कुल 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। कितने, टोटल 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। तो वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं, तो वर्तमान में है 11 मूल कर्तव्य। तो जो 11वां मूल कर्तव्य है ये कब जोड़ा गया था, तो ये जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 में, जिसमें शिक्षा का अधिकार भी इसमें ऐड कर दिया गया था। तो आपको ये भी याद रखना है कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा हमारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, जिसमें क्या है, शिक्षा से संबंधित प्रावधान। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। इसके बाद देखिए आगे अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। देखो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जो मैंने अभी डिस्कस किया था आपके साथ कि किस समिति की सिफारिश से हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये किस समिति की सिफारिश से जोड़ी गई। आपसे ये भी पूछा जा सकता है किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो 11वां मूल कर्तव्य है किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो मैंने एकदम कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझा दिया है। तो जो किस समिति की सिफारिश से जोड़े गए थे, तो ये जोड़े गए थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश। किस संविधान संशोधन से, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कुल 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था और 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। तो वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं, तो टोटल 11 मूल कर्तव्य हमारे संविधान में। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत के संविधान निर्माताओं द्वारा
सरकार की संसदीय स्वरूप को अपनाने की प्रेरणा हमने कहां से ली है? तो आपको पहले बताया था कि आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है डीपीएसपी हमने कहां से लिए गए हैं। तो आपसे अगला क्वेश्चन पूछा, आगे भी क्वेश्चन पूछा है कि आपको ये चीजें याद रखनी है अब कि हमको वो चीज पढ़नी है कि जैसे हमने संविधान से कहां से कौन कौन सी चीजें ली गई हैं, है ना। तो ये सब आपको अच्छे से याद करना पढ़ना है कि कौन सी चीज हमने कहां से ली गई है। जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी कहां से लिए गए थे? आयरलैंड से। अब बताइए मूल अधिकार कहां से लिए गए हैं? तो मूल अधिकार लिए गए हमने अमेरिका से। अब आपसे पूछा है कि सरकार का संसदीय स्वरूप हमने कहां से लिया है? सरकार का संसदीय स्वरूप हमने कहां से अपनाया है? तो ये अपनाया हमने ब्रिटेन से। कहां से अपनाया है हमने? ब्रिटेन से हमने अपनाया है। कौन सा? सरकार का संसदीय स्वरूप हमने ब्रिटेन से अपनाया है। और संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या अपनाया? तो हमने मूल अधिकारों को अपनाया था। कहां से? अमेरिका के संविधान से। तो यही था आज की क्लास। तो उम्मीद है आपको सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चन कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं एकदम अच्छे समझ में आए होंगे। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो आपको जो भी एनटीपीसी का सिलेबस है, आपको बहुत ही कम दिनों में, जितने दिन बचे हैं 5 जून तक, आपको सारा सिलेबस जीएस का, रीजनिंग, मैथ जो भी है आपका एकदम अच्छे से कवर करा दिया जाएगा। आप बस जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रशिक्षण क्लासेस को, जब तक आप स्वस्थ रहें और अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहें। धन्यवाद।